Hello dear students. So very quickly we are going to cover the organizational structure. अभी हम organizational structure को पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं और strategy based different strategies जो होती हैं उस पे उसके बेसिस पे organizational structure कैसे decide होता है. तो before we go into the details, let's start with what actually organizational structure means. जैसा कि इसकी definition में लिखा है आप देखो, the firm's formal reporting relationships, procedures, controls and authority and decision making processes. तो इसको अगर अलग अलग करके देखो तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ ये डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट और हायरार्की कैसे होंगी, मतलब टॉप लेवल पे कौन होगा, टॉप लेवल के बाद उसके नीचे के लेवल पे कौन होगा, कितनी लेयर्स ऑफ हायरार्की होंगी. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कुछ एक क्राइटेरिया पे, जिसमें से एक क्राइटेरिया तो आप ये मान सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है. अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत ज्यादा लेवल्स नहीं होंगे, ओनर होगा उसके अंडर में एक टीम होगी. थोड़ा सा और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें फिर ओनर के नीचे मैनेजर्स आ जाएंगे, मैनेजर्स के नीचे टीम आ जाएगी. और दूसरी चीज जिसपे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है वो बहुत बड़ी चीज है कि व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, आप किस तरह की स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं. जैसा कि हमने इससे पहले की बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज में पढ़ा, आप डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी लेके चलते हैं या फिर कॉस्ट कंट्रोल की स्ट्रेटजी लेके चलते हैं या फिर उसकी कंबाइंड लेके चलते हैं. ये सारी चीजों पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो क्विकली वी विल सी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर देयर और उन सब की क्या मीनिंग होती है. अब इस स्लाइड में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया. As firms grow larger and become more complex, structural challenges emerge. जैसे जैसे फर्म बड़ी होती जाती है स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आते हैं. जैसे एक स्टार्टअप शुरू किया तो एक प्रोप्राइटर है या फाउंडर है, उसके अंडर में उसने 2 टीम रख ली और शुरू कर दिया. फिर सेल्स बढ़ गई तो सेल्स की टीम चाहिए होगी, ज्यादा सेल्स होने लगी तो फिर आफ्टर सेल्स सर्विस चाहिए होगी. तो जैसे जैसे फर्म बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है. तो इसके बेसिस पे 3 तरह के there are 3 types of organizational structure which we are going to discuss. First is the simple organizational structure, second is the functional organizational structure, so third is the multi-divisional organizational structure. So one by one we will see. Now if you want to write down, you can write it down. First of all you will define what is organizational structure. So organizational structure is the roles and responsibilities and the hierarchy defined in an organization. It is a system that outlines how specific activities are going to be handled to fulfill a strategic mission. Based on the strategic intent of the organization, there are 3 types of organizational structure. First is the simple structure, second is the functional structure, and third is the multi-divisional structure. However, all of these structures are focused toward efficient implementation of formulated strategy, and they focus on sales growth, coordination and control problems. ये हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब एक एक करके हम समझते हैं तीनों तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है एंड देन वी आर डन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसको कि सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं. ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं. इसमें सिर्फ जो ओनर होता है वही मैनेजर होता है और उसके अंडर में स्टाफ होता है. तो अक्सर ये कंट्रोवर्सी भी उठती है जब आप डिस्कशन करते हैं कि ओनर जो होता है वही मैनेजर होता है या ओनर मैनेजर नहीं होता है, ओनर के अंडर में मैनेजर होते हैं. तो दिस इज अ वेरी क्लियर कट आंसर कि जो छोटी फर्म्स होती हैं और जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, देयर द ओनर इज द मैनेजर which makes all decisions directly and monitors all activities. जो ओनर है वही खुद मैनेजर बन के बैठता है और खुद ही देखता है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और उसके जो है स्टाफ जो है वो मैनेजर के ही एक्सटेंशन होते हैं. दे वर्क क्लोजली
and directly under the manager, and the manager is the owner. So if you want to write down again, you can write down simple structure. Simple organizational structure is a very basic type of structure which is generally seen in small firms where the owner himself is the manager of the firm and makes all the decision himself. The owner or the manager monitors all the activities, and the staff serves directly under the manager, who is the owner of the company, and the manager supervises all these staff. It is generally found in the organizations, or it is generally effective and profitable in the organizations where the organizations are in a single product line. प्रोडक्ट लाइन मैंने पहले ही आपको पढ़ाया हुआ है. प्रोडक्ट लाइन मतलब कितने डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट एक कंपनी बना रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एग्जाम्पल लें तो वो हेयर केयर के भी प्रोडक्ट बनाती है, तो ये एक प्रोडक्ट लाइन हो गया. बेबी केयर के बनाती है, दूसरा प्रोडक्ट लाइन हो गया. देन ओरल केयर बनाती है, तीसरा ये हो गया आपके प्रोडक्ट लाइन. तो अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें जिसमें मोर देन 25 प्रोडक्ट लाइन्स हैं. प्रोडक्ट लाइन्स मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज. तो दे विल नॉट बी वेरी सक्सेसफुल इफ दे गो फॉर द ओनर मैनेजर. मतलब हो ही नहीं पाएगा कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जो ओनर है वही बैठ जाए और सारे प्रोडक्ट लाइन. इज इट पॉसिबल? नो, not possible. So this type of structure is possible only where single product lines are there, or it is a startup firm, or it is a very small firm. Okay, then we will move towards the next type of organizational structure. But इससे पहले कि हम next type of organizational structure पे जाएं, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, ग्रोथ जब होती है, जो सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है जब उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है. एज आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, जैसे जैसे छोटी फर्म बड़ी होने लगती है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज आती हैं, वहां पर द ओनर विल नॉट बी एबल टू सुपरवाइज डायरेक्टली टू ऑल द टीम मेंबर्स, एंड द फर्म विल स्टार्ट फेसिंग मैनेजरियल एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस विच विल नेसेसिटेट, जरूरत होगी for different type of structure of managerial and organization structure, you can say. And then other thing what happens, other problem what comes in the simple structure is कि organization skills and experience का lack होता है. ठीक है, जब स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स टास्क इन्वॉल्व होंगे तो ओनर जो है वो हर चीज का स्पेशलाइजेशन नहीं किया हो सकता है. उसको कोई एक चीज अच्छे से आती होगी तो दूसरी चीज नहीं आती होगी. तो ओनर विल नीड स्पेशलाइज्ड पर्सन्स टू हैंडल दोज एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है. जैसे जैसे फर्म बड़ी होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आती हैं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट ओनली वन पर्सन कैन डील ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. सो द मैनेजर, द ओनर विल नीड स्पेशलाइज्ड पर्सन. जब ऐसा होता है तो सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है. So as the firm grows, the second type of organizational structure is the functional structure. इस functional structure में क्या होता है, एक तो CEO होता है. CEO is the generally the owner of the company or the person having the maximum stake of the company. ठीक है, उसके नीचे स्टाफ ना होकर के मैनेजर्स होते हैं, और मैनेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं जिनको हम कहते हैं फंक्शनल लाइन मैनेजर्स. ठीक है, और ये लाइन मैनेजर, सो व्हाट विल बी द हायरार्की और द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यू कैन मेक इट लाइक अ फ्लो चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक CEO, then under CEO you draw certain lines and write functional, you draw one box and write functional line manager. ठीक है, सबसे पहले CEO का बॉक्स बनाओ, उसके नीचे एक लाइन खींच के फंक्शनल लाइन मैनेजर का बॉक्स बनाओ. फंक्शनल लाइन मैनेजर के नीचे उसको स्प्लिट करो 6 boxes में. So functional line managers can be in the area of manufacturing division, so होगा manager manufacturing division. Then in the marketing division, so it will be the marketing manager. Then engineering division, it will be the engineering manager. So you can write it down, functional line managers, उसके नीचे करके manufacturing manager, second is the marketing manager, third is the engineering manager, fourth is the accounting manager,
फिफ्थ इज द R&D, दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, एंड लास्ट इज द HR मैनेजर। जैसे जैसे फर्म भरी होती है, ओनर खुद ही नहीं रिक्रूटमेंट कर सकता है कि इंटरव्यू भी लेगा, कंपेंसेशन भी देगा, HR भी जरूरी होता है। सो ये हो गया। तो इस टाइप का जो होता है इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड व्हेन दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, जहां पे हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज को अलग अलग बना रहे हैं। अब सीधी सी बात है, इसको समझो। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है? जो हेडक्वार्टर्स में बनती है, जहां पे टॉप मैनेजर्स बैठते हैं, जहां पे CEO जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां पे बनती है, और वहां से बन के अलग अलग बिजनेस यूनिट्स को जाती है। ठीक है, तो जब छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो कॉर्पोरेट लेवल क्या, हेडक्वार्टर क्या, बिजनेस यूनिट क्या, सब एक ही कमरे में होगा, तो वहां पे सिंपल स्ट्रक्चर चलेगा। जब थोड़ा सा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो CEO एक जगह बैठने लगता है, उसकी ब्रांच अलग अलग हो जाती है, तो व्हेन वहां पे अलग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है और अलग बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होती है। तो अगेन यू कैन राइट डाउन दैट द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड or made by the firms those who have some corporate level strategies, and under those corporate level strategies are the business level strategies. So this is the functional structure of organization. So functional organizational structure is the structure where the topmost executive is the CEO of the company. Under the CEO of the company, there are different line managers, and the line managers can be in the areas of manufacturing, marketing, engineering, accounting, R&D, and HR. And these functional line managers manage the teams or the staff under them. This type of functional structure, organizational functional structure, is found in the organization those who have some level of corporate strategies, and under those corporate strategies they have the business level strategies. अब याद करो कि मैंने बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में आपको बताया हुआ है, अगर नहीं याद हो तो मैंने सारी इससे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जितनी भी लिंक है नीचे कम बॉक्स में दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से ले लेना। तो मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है वो ब्रॉडली 3 तरह की होती हैं। एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में क्या होता है कि फर्म्स अपने कॉम्पिटिटर से नीचे अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लाना चाहते हैं। दूसरा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में प्राइस नीचे लाने की बजाय फर्म्स का फोकस होता है हाउ टू ऐड डिफरेंट फीचर्स, यूनिक फीचर्स इन योर प्रोडक्ट डिफरेंट देन योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, जिसमें हम कॉस्ट ना तो बहुत ज्यादा नीचे लाते हैं, ना तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड करते हैं। हम प्रोडक्ट्स के थोड़े थोड़े फीचर ऐड करते रहते हैं जिससे कि कॉस्ट रीजनेबल भी रहे, लोअर कॉस्ट भी ना रहे, तो एक मिक्सचर के बेसिस पे हम अपना चलाते हैं। तो जब भी ये 3 तरह की स्ट्रेटजीज में डिफरेंस होता है, सो पहले भी मैंने बताया कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेटजी अ firm is following. If it is under the cost leadership strategy, it will have different organizational structure, functional organizational structure. If it is under differentiation strategy, different type of. तो अब चलिए देखते हैं कि based on the types of strategy a firm is following. For example, अगर बिग बाजार, वॉलमार्ट, इन लोगों का एग्जाम्पल लो तो ये लोग किस पे चलते हैं? आई थिंक आप सब आंसर कर रहे होंगे, लो कॉस्ट स्ट्रेटजी पे, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी पे। और इसी के अलावा अगर आप Hyundai का एग्जांपल ले लो, तो Hyundai की जो कार्स हैं उसमें थोड़े थोड़े फीचर्स ऐड करके डिफरेंट करते हैं, तो आप मारुति के रेंज में भी अपनी कार नहीं दे पाते हो और फॉक्सवैगन के रेंज में भी नहीं जाती है, तो बीच बीच के एक रहती है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। और तीसरे लेवल का जो होता है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी होता है। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में आप एग्जांपल ले सकते हो शूज का। शूज में क्या होता है कि जो बाटा है, लिबर्टी है, ये लोग तो अपना एक मिक्स स्ट्रेटजी पे चलते हैं कि हाँ थोड़े से फीचर्स हैं और रीजनेबल प्राइस है, ना तो लो कॉस्ट है ना तो एकदम फीचर्स के नाम पे जीरो। बट अगर एडिडास, रिबॉक, प्यूमा, इन लोगों का नाम ले तो दे आर नॉट गोइंग फॉर द रीजनेबल प्राइस, दे आर गोइंग फॉर द प्रोडक्ट फीचर्स, कि हम ये फीचर्स आपको दे रहे हैं। मेमोरी फोम है, रनिंग शूज अलग है, जॉगिंग शूज अलग है, फुटबॉल शूज अलग है। We are giving these differentiators in the features of the product, and we are charging a little above our the regular prices. So this is the differentiation strategy. तो इस तरह के तीनों strategies के basis पे क्या क्या होते हैं differences in this form?
थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखो नीचे लिखा है स्पेशलाइजेशन, उसमें नंबर एंड टाइप्स ऑफ जॉब्स बताई होती है। दूसरा सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन में यह होता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक सेंट्रलाइज बना दिया जाता है कि यू आर द डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज फॉर ऑल द लाइन मैनेजर्स और फॉर ऑल द these line managers and you decide what the managers are going to do। और तीसरा होता है फॉर्मलाइजेशन, जहां पे एक फॉर्मल रूल्स और वर्किंग प्रोसीजर्स बना दिए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इन तीनों तरह में क्या होता है। So the firms who go for the cost leadership strategy have a functional structure। कैसा होता है उसमें, एक ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट होता है जिसमें सीईओ का एक ऑफिस हो गया, उसके अंडर में सेंट्रलाइज्ड स्टाफ आता है। ये नहीं कि आप स्टाफ हैं, तो सेंट्रलाइज्ड स्टाफ में इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, पर्सनल एंड अकाउंटिंग, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, जिसको कि एक सेंट्रलाइज्ड स्टाफ की तरह देखा जाता है और उसको ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैंडल करता है। तो इंजीनियरिंग डिवीजन अलग हो गया, मार्केटिंग डिवीजन, ऑपरेशंस, पर्सनल एंड अकाउंटिंग, इन अलग अलग डिविजन्स को एक एक मैनेजर के थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो देख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि लेयर्स कम हो जा रही हैं, मैनेजर्स की जो लेयर्स हैं कम हो जा रही हैं। मैनेजर की लेयर्स कम होने के लिए मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया है आपको कि कैसे आप वैल्यू चेन में कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो रिड्यूस द लेयर्स ऑफ द मैनेजर्स। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजर्स की कोई लेयर ही नहीं है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और उसके सीधे नीचे सेंट्रलाइज्ड स्टाफ है, इंजीनियरिंग का एक, मार्केटिंग का एक, ऑपरेशंस का एक, पर्सनल का एक, और पर्सनल मींस एचआर का एक, और अकाउंटिंग का एक। तो ये दिस इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर द फर्म्स हु फॉलो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। अब नेक्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे फॉर द फर्म्स हु फॉलो द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। सो अब देखते हैं functional structure for the implementation for the firms who having a differentiation strategy। तो थोड़ा सा ही फर्क है, बट इस फर्क को समझिए। उसमें क्या हुआ कि सीईओ है, उसके नीचे सेंट्रलाइज्ड स्टाफ है अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो वहां पे क्या है आपका फोकस कि आपको लेयर्स ऑफ मैनेजर्स कम करना है। यहाँ पे आपका क्या फोकस होता है कि आपको प्रोडक्ट के लिए नए फीचर्स देखने हैं। तो यहाँ पे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, डिवीजन को अलग किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि यू हैव टू रिसर्च एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, फीचर्स for differentiation from whom? From the competitors। and if you are adding new product features to your product, new features to your product, then how the customers are going to know, how the customers will come to know? So you need to promote, you need to create awareness। and when we talk about marketing division, तो marketing में हमेशा मैंने बताया कि marketing mix 4 P's आ जाते हैं, product, price, place, promotion। तो एक marketing division भी होता है इसमें, जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्ट के नए फीचर्स होंगे। तो ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़ा हुआ है मार्केटिंग और आर&डी। मतलब मार्केटिंग डिवीजन ये कहता है क्या प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में क्या फीचर्स नए आएंगे, और आर&डी डिवीजन उसको रिसर्च करके डेवलप करता है। तो ये प्रोडक्ट, फिर प्राइस और प्लेस डिसाइड होता है, एंड देन प्रमोशन, दैट इज द सेल्स एक्टिविटीज डिसाइड होती हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब इनके नीचे जो है वो आते हैं डिफरेंट लेयर्स, जिसमें एक हो जाता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट आर&डी डिपार्टमेंट हो जाता है। न्यू प्रोडक्ट क्योंकि आपको फीचर्स ऐड करने हैं, वही आपका फोकस है। दैट इज नॉट नीडेड इन द कॉस्ट लीडरशिप, क्योंकि वहां पे कॉस्ट कम करना है, प्रोडक्ट को नहीं, न्यू प्रोडक्ट नहीं लाना है। फिर ऑपरेशंस बना तो रहे हैं एनी हाउ आप, तो ऑपरेशंस तो होंगे ही। देन मार्केटिंग आएगा इसमें, क्योंकि मार्केटिंग न्यू प्रोडक्ट, न्यू फीचर्स, सो न्यू एडवर्टीजमेंट, new awareness program, new promotional schemes। so marketing division is very important, and then the human resource and finance। so this is the difference or the functional structure। so when you are going to define, first of all you will say that there are 3 types of organizational structures based on the different strategies of the business। first is the simple organizational structure, in which the owner directly manages the staff। Second is the functional level of organizational structure, functional organization structure। in the functional, or as the firms grows in size, the simple structure won't work, simple organization structure won't work, then the firms need the functional structure। functional structure is the structure for the businesses, those who have some level of corporate level strategies and also the business level strategies। in this, the
the CEO or the owner has certain functional line managers under them, those who manage their staff. So line manager किस किस डिपार्टमेंट में होते हैं वो मैंने आपको बता दिया. Then functional structure, organization structure can be of three types based on the business level strategy a firm is following. So the first business level strategy can be the cost leadership strategy. सो फंक्शनल लेवल, उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर मैंने दे दिया. द सेकेंड कैन बी द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, उसके लिए भी मैंने फंक्शनल लेवल फंक्शनल स्ट्रक्चर दे दिया. अब चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे. अब जैसे जैसे फर्म और बड़ी होती है वैसे वैसे उसको मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फर्म का एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, हाइपोथेटिकल. फॉर एग्जाम्पल टाटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं. टाटा ने कैसे शुरू किया? टाटा ने शुरू किया टाटा मोटर्स, मान लीजिए टाटा मोटर से, या टाटा नमक बनाना शुरू करा. फॉर एग्जाम्पल टाटा ने टाटा नमक बनाना शुरू किया. तो सबसे पहले क्या हुआ, टाटा का जो ओनर है रतन टाटा है, उन्होंने कहा कि चलो मैं नमक बनाता हूँ. तो अपने अंडर में नमक बनाने के लिए कुछ एक टीम रख दी और उनको सुपरवाइज करते रहे. तो दिस इज नोन एज द ओनर स्टाफ रिलेशनशिप, दैट इज द सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब नमक बना के उनको काफी प्रॉफिट हो गया, तो उन्होंने सोचा अब नमक तो बहुत अच्छा बना रहा हूँ, चलो मसाले भी बनाना शुरू कर देता हूँ. तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी उसी प्रोडक्ट लाइन में, जो फूड वाली प्रोडक्ट लाइन है, और प्रोडक्ट ऐड करने शुरू किए कि चलो मसाले भी बना ले रहा हूँ, चलो मैं कुछ और सॉल्ट की जगह शुगर भी बना ले रहा हूँ, ये सब किया. तो अब सॉल्ट बनाने वाली टीम अलग हो गई, शुगर बनाने वाली टीम अलग हो गई, सॉल्ट में क्या पड़ेगा, शुगर में क्या पड़ेगा, कैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारे के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ. जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ तब उनको और स्टाफ की जरूरत पड़ी, और स्टाफ की जरूरत पड़ी तो उनको लगा मैं अकेले नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ. तो फिर उन्होंने फंक्शनल लाइन मैनेजर्स रखे. जब फंक्शनल लाइन मैनेजर्स रखे तब ये हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब टाटा ने ये देखा कि जो मेरी फूड एंड एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है वो तो बहुत अच्छी चल रही है. नाउ आई शुड डाइवर्सिफाई माय प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब किसी और प्रोडक्ट लाइन में या तो मैं जाऊं उसी फूड इंडस्ट्री की, कि चलो अभी मैं अगर एडिबल बना रहा हूँ, मसाले बना रहा हूँ, तो अब मैं से बर्तन बनाना शुरू कर दूं या कुछ इस तरह का कर दूं, तो उसी में कुछ और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दूं. या फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं पूरा अपने, मेरे पास और ज्यादा फंड्स आ गए हैं, तो लेट मी डाइवर्सिफाई माय बिजनेस. डाइवर्सिफाई बिजनेस मतलब कि और बिजनेस वर्टिकल्स में जाओ. तो उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं ऑटोमोबाइल में भी चला जाता हूँ. ऑटोमोबाइल सक्सेसफुल हो गया तो अब मैं फार्मा में भी चला जाता हूँ, 1mg.com. 1mg.com भी सक्सेसफुल हो गया तो मैं अब रिटेल में भी चला जाता हूँ, क्रोमा. तो अब क्या हुआ, पहले उन्होंने नमक बनाने से स्टार्ट किया, नमक के साथ और प्रोडक्ट, तो फिर वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया. नमक के साथ कुछ और चीजें भी बनाने लगे, थोड़ी सी और कस्टमर बेस बढ़ा तो उनको थोड़े और मैनेजर की जरूरत हुई, तो लाइन फंक्शनल लाइन मैनेजर्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल लाइन मैनेजर्स इन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपॉइंट कर लिया अपने अंडर में, दैट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब उन्होंने इसके साथ साथ और प्रोडक्ट को जब डाइवर्सिफाई कर दिया, जब डिफरेंट वर्टिकल्स में चले गए, तो कॉरपोरेट लेवल पे बैठ करके, अब जो कॉरपोरेट लेवल पे बैठे हुए हमारे टाटा हैं, उन्होंने बनानी शुरू कर दी हर अलग अलग बिजनेस यूनिट के लिए, अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस के लिए अलग अलग कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, जिसको कि हमने बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी किया. तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसको मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं. तो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर आपका कहाँ पे यूज होता है? व्हेन अ फर्म्स कंटिन्यूइंग सक्सेस, देखो स्लाइड में लिखा है, लीड्स टू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, जहां हम डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, की हम अभी नॉर्थ के मार्केट में थे, अब हम साउथ के मार्केट में भी चले गए, मार्केट कवरेज और ज्यादा कर रहे हैं. या फिर बोथ प्रोडक्ट एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, की हमने प्रोडक्ट भी अपना डिफरेंट कर लिया और प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे, पर हमने और इंडस्ट्री में और मार्केट में भी चले गए. तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन कैन बी कि आप उसी प्रोडक्ट के लिए मार्केट को डाइवर्सिफाई करके और कस्टमर सेगमेंट को सर्व करने लगो, या फिर आप टोटली डिफरेंट मार्केट में चले जाओ, जैसे आप फार्मा में हैं तो आप रिटेल में चले जाओ, एक और ज्वाइन कर लो. तो इस तरह का जब इंक्रीजिंग डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो पहले जब सिंपल स्ट्रक्चर था तो ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ा होने लगा तो प्रॉब्लम आई,
कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए। लेकिन जब उससे भी बड़ा होने लगेगा कब होता है, जब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और बोथ प्रोडक्ट एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हुए, तो अब फिर इससे हम मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो आपका मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें पूरी तरह से आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो होता है, जिसमें कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज बनती हैं। कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज में कॉरपोरेट लेवल पे अलग अलग बिजनेस यूनिट्स के लिए अलग अलग बिजनेस यूनिट्स, मतलब फॉर एग्जांपल टाटा का एक बिजनेस यूनिट हो गया ऑटोमोबाइल्स, एक बिजनेस यूनिट हो गया फार्मा, एक बिजनेस यूनिट हो गया रिटेल, एक बिजनेस यूनिट हो गया एडिबल्स, एक बिजनेस यूनिट हो गया होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी वाली इंडस्ट्री। तो इनके लिए जब कॉरपोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी बनना शुरू हो जाती है और अलग अलग बिजनेस यूनिट में जाती है, दैट इज नोन एज द मल्टी डिविजनल organization structure. So in the multi-divisional organization structure, the head is the president. Then as the organization grows, it will have the government problem, and then it will have the दिस लीगल कंस्ट्रेंट, लीगल बाइंडिंग ज्यादा उनको ये सब करनी होगी, तो इसलिए एक लीगल अफेयर्स का डिपार्टमेंट होता है इसमें एंड एक गवर्नमेंट अफेयर्स का डिपार्टमेंट होता है। इसके अंडर में प्रेसिडेंट के अंडर में जो है कॉरपोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, कॉरपोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉरपोरेट एचआर, कॉरपोरेट मार्केटिंग एंड कॉरपोरेट फाइनेंस, इतना पूरा कॉरपोरेट के ही अंडर में होता है। तो कॉरपोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ ये डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट कौन से नए प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, कौन से नए प्रोडक्ट वर्टिकल्स ऐड कर रहा है, कौन सा नया हम इंडस्ट्री में जा रहे हैं। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अलग अलग बिजनेस जो है हमारे, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजीज होगी, कॉस्ट लीडरशिप होगी या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगी, किस तरह की किस बिजनेस यूनिट में हम करेंगे। देन कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज वेरी इजी। कॉर्पोरेट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट मार्केट ये डिसाइड करता है कि हम मार्केटिंग पे कितना बजट देंगे, ठीक है, मार्केटिंग के लिए हमारी क्या एक्टिविटीज होंगी अलग अलग बिजनेस के लिए। तो और उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस के लेवल पे कि किस बिजनेस यूनिट में कितना पैसा डालना। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ाई थी, तो जो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाले बिजनेस होते हैं उनका जो बिजनेस डिसाइड करने का होता है वो खैर अलग चीज है, बाद में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स। बट यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे जो ये सारी प्लानिंग होती है, देन ये जाती है प्रोडक्ट डिवीजन 1, प्रोडक्ट डिवीजन 2, प्रोडक्ट डिवीजन 3। अगर टाटा का एग्जांपल लें तो प्रोडक्ट डिवीजन 1 कैन बी ऑटोमोबाइल्स, प्रोडक्ट डिवीजन 2 कैन बी हेल्थ केयर, प्रोडक्ट डिवीजन 3 कैन बी रिटेल, प्रोडक्ट डिवीजन 4 कैन बी होटल इंडस्ट्री, प्रोडक्ट डिवीजन 5 कैन बी द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इस तरह से। सो द इन द मल्टी डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर, it is for the large and bigger organization having a diversified business portfolio. They have the office or the department of government affairs and legal affairs. Then under the president, the corporate research and development lab, strategic planning, corporate human resource, corporate marketing and corporate finance are there, under which these corporate departments do planning for different product divisions, different business units, or also you can write. So this is the multi-divisional organizational functional structure. So I hope कि आपको पूरा समझ में आ गया है। To wrap up, अगर wrap up करना है and if you want to write down, I am going to give you the lecture, you can write it down. So organizational structure is the structure which defines the roles and responsibilities of the people in the organization. The organization structure largely depends on the size of the organization, on the portfolio of the businesses of the organization, as well as the strategies followed by the organization. Broadly, there are three types of organizational structure. First is the simple organization structure, second is the functional organization structure, and third is the multi-divisional organizational structure. In the simple organizational structure, the owner is the manager of the company and he directly supervises and manages the staff of the organization. This type of organization structure is found where there is single product line of they which manufacture single product line, as well as the firms are very small. As the firms grows in business, as the firm expands, it is not possible for the owner to manage all the activities.
Then comes in picture the functional business structure. In the functional business structure, the owner is there. Under the owner, there are different functional line managers for different departments like marketing, like human resource, finance, and product development, etc. In the functional business organizational structure, there can be two types of organizational structure based on the business level strategy which the firm is following. One can be the functional organizational structure for cost leadership strategy, and another will be the functional business structure for the product differentiation strategy. In the cost leadership strategy, the functional structure has the focus on minimizing the layers of managers to bring down the cost of the company, and I have given you the structure. And in the product differentiation functional structure, the focus is on the new product research and development wing and the marketing division, so that they keep on researching new product features for differentiation from the competitors. Then as the firm continues to grow, then the firm will have and the firms have different diversified market or diversified products. Then firms need a multi-divisional business organizational structure, in which there is a corporate level structure, under which there is the business level structure. In the corporate level structure, the president is the head, under which there are government affairs, government department, and the legal department. Under the president, there are certain corporate offices, corporate departments, like for example finance department, human resource department, marketing department, operations department, research and development department. And under these this corporate level departments are the different product division or the different business level units department. So this is the multi-divisional business organization structure. So I hope ये लेक्चर मेरा पूरा आपको समझ में आया, और अगर अभी भी कहीं डाउट है तो you can always ask question in the comment box. Thank you very much.